नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे को अपनी मेगा क्लास का शेड्यूल रहता है। मेगा क्लास में अपन कर रहे क्या है कि पशुपालन जो पार्ट बी पशु परिचर के अंदर पूछा जाने वाला है वो मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। यानी कि क्लासेस ये जो है मेगा क्लास वाली वो एक्चुअल में आ चुकी है, जो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर ने ली है। और नरेंद्र सिंह जी भाटी सर ने इसमें लगभग जो है अभी तक 75% मैं कह सकता हूं कि कोर्स कंप्लीट भी करवा दिया है। 75% कोर्स पार्ट बी का कंप्लीट न सिर्फ कंप्लीट करवाया है बल्कि आप लोगों को याद करवा दिया है उन्होंने, और जो पशु परिचर का लेवल है उससे भी बेस्ट तरीके से करवाया है। तो लगभग यहां से पार्ट बी की आप लोगों की चिंताएं वैसे समाप्त है, लेकिन इस मेगा क्लास के माध्यम से अपन रिवीजन फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मेनली अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ऊंट और मुर्गी की नस्लें। देखो, एक चैप्टर आप लोगों के दे रखा है पशुपालन पार्ट बी में ऊंट प्रबंधन, यानी कि ऊंट की नस्लें भी पढ़नी है और ऊंट से संबंधित और भी चीजें पढ़नी है। तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ऊंट से संबंधित नस्लें। ठीक है, ऊंट प्रबंधन जो है भाटी सर भी आप लोगों को करवाएंगे, अभी करवाना बाकी है। उसमें ऊंट का आहार वगैरह उससे संबंधित चीजें होती है, ऊंट की बीमारियां, ऊंट का आहार प्रबंधन, उनका रख रखाव वगैरह वो सब। तो इस क्लास में अपन नस्लें पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीज लिख भी रखी है कि नस्लें। और मुर्गी में क्या होता है, कुक्कुट प्रबंधन भी है एक चैप्टर, और देसी नस्लें। तो कुक्कुट प्रबंधन के अंदर ही मुर्गी भी आ जाता है। ठीक है ना, कुक्कुट प्रबंधन का मतलब ही मुर्गी है। तो उसके अंदर अपन को जो पढ़ना है इस क्लास में अपन मुर्गी की नस्लें पढ़ेंगे। और मुर्गी की नस्लों में स्पेशली जो एग्जामिनर पूछे या एग्जामिनर जो पूछना चाहिए उसको, वो ज्यादातर यही है कि आप लोगों को यह पूछ लिया जाए इन निम्न में से कौन सी देसी नस्ल है, कौन सी विदेशी है। जिस तरीके से गाय, भैंस, बकरी और भेड़ की नस्लों में से प्रश्न बनते हैं, वैसे प्रश्न मुर्गी की नस्लों में से नहीं बनते हैं। फिर भी अपन थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हुए चलेंगे कि हाँ, जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी डिटेल सबकी देखते चले। अब इन क्लासेस से, जीजीडी से, अब मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न कैसे बनते हैं, आप लोग विश्वास रखो बनेंगे, ऐसा कहने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जितने एग्जाम हुए उन्होंने सबने लोगों ने जो है देख ही लिया है। जीजीडी एक खुली किताब है जो सभी देख लेते हैं कि हाँ यार प्रश्न यहाँ से बाहर जाते नहीं है, और स्टूडेंट के कमेंट चीख के बताते हैं। तो बढ़िया है, यही मैं कहता हूं। एक गुरु मंत्र ध्यान में रखो, सबसे पहले बेसिक को कवर करो। बेसिक कवर करोगे, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ेगा। बेसिक चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो इस क्लास को करते हैं अपन शुरू, ऊंट से ही शुरुआत करते हैं और फिर अपन आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली स्लाइड पाटी सर की क्लास में भी यही थी। स्लाइडें मैं ही बनाता हूं, वैसे पाटी सर की क्लास की स्लाइडें भी भाई एडिटर मैं ही हूं, हमारे जीजीडी का एडिटर ही भी कह सकते हो आप मुझे, मैं ही हूं। ठीक है, तो देखो ऊंट प्रबंधन और ऊंट की नस्लें हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो लगभग 80% से ज्यादा ही है, 84% के समथिंग है जो ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये बड़ा सा जो जीव है ये राज्य पशु की श्रेणी में भी आ गया है। कौन? हमारा ऊंट जो है वो राज्य पशु भी है कौन है, लेकिन इसको कहे तो कौन से श्रेणी का है, तो पशुधन श्रेणी का है। ये प्रश्न बनते हैं बेसिक। ठीक है, वन्यजीव श्रेणी का कौन सा है? चिंकारा है। वन्यजीव श्रेणी का कौन सा? चिंकारा है। अब जब ऊंट प्रबंधन और ऊंट की नस्लें डिटेल में ही पढ़ रहे हैं तब पढ़ेंगे कि एक कुबड़ वाला भी ऊंट होता है, दो कुबड़ वाले भी ऊंट होते हैं। जीके में तो पढ़ते हैं तो सीधा एक कुबड़ वाला ही पढ़ लेते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, एक कुबड़ वाला ऊंट है, फलानी फलानी नस्लें हैं, ये चीज। लेकिन पशुपालन जब पार्ट भी पशु परिचर का पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फिर एक कुबड़ वाला भी पढ़ना पड़ता है, दो कुबड़ वाला भी पढ़ना पड़ता है, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है कि नहीं। तो लगभग यहाँ पे आप ध्यान रखें कि 34.69% राजस्थान में ऊंटों की संख्या पिछले 7 वर्षों में जिसमें कमी आई है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कमी देखने को मिली है। अच्छा, पशु गणना जो ध्यान में रखनी है वो 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना ध्यान में रखनी है जो 2019 में हुई। इसके बाद में पशु गणना अभी तक नहीं हुई है, तो डेटा वही काम में आएंगे। ठीक है, अब सर्वाधिक ऊंट जो है वो जैसलमेर में है, वही पश्चिमी राजस्थान में ऊंट ज्यादा है, और सबसे कम जो ऊंट है वह प्रतापगढ़ में है। तो सबसे कम ऊंट और सबसे ज्यादा ऊंट ये भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो 2012 में ऊंटों की संख्या 3.26 लाख थी राजस्थान में, जो ये बढ़कर हो गई लगभग 2.13 लाख। 2.12 भी लिखा मिले तो गलत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है बेसिक जानकारी है।
यानी बेसिक चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है, तब जाके आप एग्जाम पे पकड़ कर पाओगे, है कि नहीं। धीरे धीरे अपने आप लोगों के लेवल बढ़ेगा, लेवल अपने आप बढ़ता है। अब देखो ये अपने जीजीडी फैक्ट का ही एक पार्ट है, प्रतीक चिन्ह वाला जो फैक्ट दिया था उसमें से मैंने ऊंट वाला इसमें वापस ले लिया। तो ऊंट क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। पालतू श्रेणी कहो चाहे पशुधन श्रेणी कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है, ठीक है। घोषित कब किया है, 30 जून 2014। देखो कभी भी जो है घोषणा पहले होती है किसी भी चीज की, ठीक है, घोषणा होती है 1 नंबर पे और अधिसूचना जारी होती है 2 नंबर पे। यानी पहले घोषणा होगी फिर अधिसूचना जारी होगी, ठीक है। तो देखो घोषणा कब हुई है, 30 जून 2014 और इसकी अधिसूचना कब आई है, 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014। आगे बात समझ में, जैसे का जैसे। और मतलब मान लो घोषणा हो गई और अधिसूचना जारी नहीं हुई तो वो घोषणा निरस्त हो सकती है, उस घोषणा का कोई मतलब ज्यादा रह नहीं जाता। कैसे समझोगे, राजस्थान के जिले में 50 से 53 करने की घोषणा हो गई थी। 3 नए जिलों की घोषणा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कर चुके थे, लेकिन सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई, उसने उसकी अधिसूचना जारी नहीं की और मना कर दिया। तो यानी कि रहे 50 ही, यानी वो घोषणा हो गई निरस्त। तो जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अधिसूचना जो है वो राजपत्र पे जारी की जाती है, ठीक है, गजट नोटिफिकेशन कहा जाता है, और इस पे आ जाती है, उसके बाद में वो चीज हो जाती है स्थायी। तो ऊंट को जो है राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना कब जारी हुई, 19 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट चीज है। देखो वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमल शब्द बना है ना, वो कैमेलस, देखो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये पाल मतलब एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है उसका है, 2 कुबड़ वाले के बैक्टीरियस लगेगा पीछे, ठीक है। उपनाम क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब बचपन में निबंध लिखते थे ऊंट पे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसके गद्दीदार पैर होते हैं, दस्ते नहीं थे, पानी पिए बिना रह सकता है, वगैरह वगैरह, ये चीजें आप सभी जानते हो। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब बढ़ा ऊंट की नस्लों, पहला ऊंट की बेसिक जानकारी रिलेटेड, ठीक है। चलो इस क्लास में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस क्लास को ऑलरेडी आप लिख चुके हो। ये तो एक रिवीजन क्लास है कि आप लोगों का रिवीजन हो। अब ये पढ़े को आपको लगभग 20-25 दिन, महीना तो हो ही गया, नरेंद्र सिंह जी भाटी सर से पढ़े हो जब, और 1 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो तो वापस रिकॉल हो जाएगा डेटा। बस कुछ भी नहीं करना, सुनना है सिर्फ, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज क्या है, राज्य पशु घोषित कब किया, 30 जून 2014, अधिसूचना 19 सितंबर 2014। दोनों चीजें कंठस्थ हो गई। अब आओ आगे, ऊंट के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के, 1 कुबड़ वाला और 2 कुबड़ वाला। भाई देखे हुए कि नहीं ऊंट, ऊंट तो आप सभी ने देखे हैं, किसी के होती है मतलब किसी के होती है 1 कुबड़ और किसी के हो जाती है 2 कुबड़। तो बस इसी तरीके से तो ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कैमेलस ड्रोमेडेरियस किसका है, 1 कुबड़ वाले का। किसका है, 1 कुबड़ वाले का ड्रोमेडेरियस। देखो अपन मारवाड़ी में 2 ने कई किया करे, ध्यान है। 1 को तो कहते हैं 1 ही कहते हैं और 2 को कहते हैं बे। क्या कहते हैं, बे। 1 बे 3 4 पौस ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा आप कह सकते हो। तो 1 कुबड़ वाले के तो ड्रोमेडेरियस याद रखना ही है, 2 कुबड़ वाले में ध्यान रखना बे आएगा। क्या आएगा, बे। तो देखो कैमेलस बैक्टीरिया, बैक्टीरियनस या बैक्टीरियस याद रख लेना, ठीक है। तो ये देखो बे से ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2 कुबड़ वाले के यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बैक्टीरियस नाम आएगा, ठीक है। चलिए 2 कुबड़ वाले ऊंट जो है भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं, अपने यहाँ तो पाए नहीं जाते। तो देखो यहाँ पे यदि लद्दाख लिखोगे तो द भी 2 बार लिखना पड़ता है। देखो द लिख दिया फिर वापस द लिखना पड़ा, तब पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। कहाँ, लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं। जो बोझा ढोकर जाते हैं ना ऊंट, जो बोझा ढोने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी लद्दू ऊंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दू ऊंट, ठीक है। देखो उपनाम बताने की जरूरत ही नहीं है, रेगिस्तान का जहाज। ऊंट पालक जाति जो है राइका, रेबारी, देवासी, ठीक है। और देवासी जाति और इनके बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। ऊंट राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबू जी, इनके आराध्य देव, देवासी समाज के आराध्य देव रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए, सीधी सीधी याद करनी है। इमें की मतलब लोड लेने का काम नहीं है। और पशु परिचर एग्जाम है ना, बिल्कुल आप जो माहौल बनता है ना, हवा बनता है बहुत। देखो एक डिमांडिंग वैकेंसी होती है, एक चीज समझो, एक 10वीं पास वैकेंसी है, सभी को पता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, ठीक है, और सभी चाहते हैं कि को ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे पढ़े। जैसे मैं, मेरे को ही मान लो, मैं भी चाहूंगा कि मैं पशु परिचर पढ़ा रहा हूं तो मेरे से ज्यादा स्टूडेंट पढ़े। कोई दूसरी कोचिंग संस्था है वो भी ये चाहेगी कि मुझसे ज्यादा पढ़े, ठीक है, कोई भी है। तो वहां पे मतलब ये माहौल क्रिएट किया जाता है कि हाँ देखो ये फलाना प्रश्न, ये जो है वो प्रश्न, मतलब भय का माहौल, उस भय के माहौल को देख के विद्यार्थियों को लगता है कि यार ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा और यहां से ये हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इस भय के माहौल से बचना चाहिए। कारण क्या है कि जो पशु परिचर वैकेंसी है वो 10th लेवल की है। अब 10th लेवल की वैकेंसी में आप लोगों को RS IS लेवल के प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछेगा। इस चीज को मैं कई बार समझा चुका हूं। अभी हाल ही के एग्जाम देखो, एसओ का पेपर देखो, सांख्यिकी अधिकारी का, संगणक का देखो, कॉलेज व्याख्याता देखो, और जूनियर अकाउंटेंट 2024 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं 4, वो देखो और उनके प्रश्न देखो और फिर रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि बहुत ज्यादा वो बोझ लेकर आप जितना चलोगे ना, उतना बोझ लेके भले ही चलते जाओ, बोझ जितना ज्यादा लेके जाओगे उतना कम चल पाओगे। इसलिए बोझ कम लेके चलो, ज्यादा चल पाओगे, लक्ष्य के पास पहुंचोगे। बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। मैंने आपको रणनीति वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा आपने? 6 महीने की रणनीति वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को सीधी सट थ्योरी दे दी है। सीआरपी थ्योरी से आगे बढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। उसमें कहीं भी सीआरपी थ्योरी में न तो आप लोगों के लिए मैंने भय का शब्द प्रयोग किया कि हाँ भय में आओ, माहौल का शिकार हो, नहीं। सीआरपी कंसेप्ट क्लियर है आपका, रिवीजन आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि आपका आकलन हो रहा है। आकलन होने के बाद आप फिर से रिवीजन कर रहे हो और कंसेप्ट क्लियर करते हो, आगे बढ़ रहे हो, बस सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। ज्यादा सोचने से क्या होता है, उल्टा दिमाग की नसें डिस्टर्ब होती है। तो ज्यादा नहीं, जिस तरीके से बढ़ रहे हो ना, नियमित बढ़ो। जितना नियमित रहोगे उतना सक्सेस के करीब जाओगे। चलो आओ, ये बेसिक टिप्स देनी कुछ जरूरी थी। ऊंट की विशेषता है, देखो ऊंट की कुबड़ में क्या होता है, यहां पे लिख रखा है वसीय उत्तक होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा याद रखो, ऊंट की कुबड़ में वसा होती है। क्या होती है? वसा। अब वसा उत्तक के रूप में पाई जाती है तो वसीय उत्तक कह दिया। अरे इसीलिए तो ऊंट मतलब कम पानी पी के ज्यादा समय तक रह सकता है, क्योंकि ये वसा जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाती है ऊर्जा के अंदर, तो उसे ऊर्जा, पानी भी तो ऊर्जा का ही काम करता है, उसे ऊर्जा मिल जाती है इन वसीय उत्तक से। तो ऊंट के अंदर क्या पाई जाती है? वसीय उत्तक पाई जाती है। ऊंट एक बार में, देखो बेटा कैपेसिटी कितनी है, एक बार में 130 लीटर तक पानी पी सके। अपन कह दियो इन 2 लीटर भी नहीं पी सका, 1 लीटर तो फिर भी पी ला, 2 लीटर भी कौन पी सका, ठीक है, एक बार में, ठीक। वो एक बार में 130 लीटर पानी पी ले और वो फिर वसा में कन्वर्ट हो जाता है कुबड़ में, ठीक है। और इस तरीके से ऊंट का जो है गुजारा बत्ता चलता रहता है। ऊंट अपने शरीर का 30% तक वजन कम कर सकता है। देखो मतलब जब इसको जरूरत महसूस होती है तो ये 30% तक वजन अपना कम कर सकता है। ये विशेषता ऊंट में ही पाई जाती है, ठीक है। और ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 390 से 410 दिन तक, ठीक है। ये इसका जो है गर्भकाल ऊंटनी का होता है, ठीक है ना। ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? टोडियो। ऊंट की बच्ची को क्या कहा जाता है? टोल्डी। बुढ़ा ऊंट हो उसे क्या कहा जाता है? पाकट, ठीक है। चलो इतनी जानकारी रख लो, खूब है, ले स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपन नस्लों की तरफ। ये जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, यह है बीकानेरी ऊंट। क्यों ऊंट है? बीकानेरी ऊंट। ऊंट में कोई नहीं है, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, गोमट, बस 4-5 ऊंट है वो याद रख ले। मेरे को तो सारे ऊंट एक जैसे दिखते हैं। कौन कौन मेरे जैसा है? सर हमको भी एक जैसे दिखते हैं। अच्छा मैंने भैंसों की नस्लें पढ़ा दी, ठीक है, भैंसों की नस्लें पढ़ा दी, उसके बावजूद मेरे को सारी भैंसें एक जैसी दिखती है। बोलो, अब अपने को पता है कि जिंग कोंग अलग है और कोंग जिंग अलग है, लेकिन फिर भी अपने को वो एक जैसे दिखते हैं।
चाइनीज, कोरियाई एक जैसे दिखते हैं। और मेरे को तो कंफ्यूजन ये होता है कि इनकी घरवालियां इनको कैसे पहचानती होगी कि क्या पता यही है कि दूसरा है। अपने को तो सब एक जैसे दिखते हैं, मेरे को ऊंट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी विशेषताओं पे फोकस करना है। ठीक है, बीकानेरी ऊंट कहां पाया जाएगा? बीकानेर में। विशेषताएं, ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है। लगाओ इंपॉर्टेंट, लगाओ भैया इंपॉर्टेंट, सर्वोत्तम नस्ल। एक तो होती है उत्तम, एक सर्वोत्तम, यानी सभी में उत्तम। ठीक है, तो ये कैसी है? सर्वोत्तम। विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, एक टावर गए हो सर, ऊंट कैसे सुंदर होता है, जैसे बकरी वाले में आया था। तो भैया अपने लिए नहीं हो, ऊंटनी के लिए तो सुंदर है। ठीक है भाई, ऊंटों के लिए भी इंसान ऐसे लगते हैं, ये कैसे नमूना आएगा, इसके तो 4 पैर पे चलता ही नहीं है, तो 2 पैर पे चलता है। ऊंट ऐसे सोचता होगा। अपन के लिए नहीं हो, लेकिन ऊंटनी के लिए तो सब कुछ है, उन गनरो धनी है। ठीक है, तो ऊंट की ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। कौन सी? बीकानेरी। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। गहरा भूरा है, हल्का भूरा नहीं है। देखो यहाँ पे गहरा भूरा है, अभी अपन आगे जाएंगे ना, हल्का भूरा रंग का ऊंट भी दिखेगा। ये कैसा है? गहरा भूरा है। ऊपर का होठ 2 भागों में बटा होता है। इसका ऊपर का होठ, ऊपर वाला होठ जो है वो 2 भागों में बटा होता है, जिसके बीच के भाग को फिल्टर्स कहा जाता है। सीधे सीधे याद रखना है। देखो कोई भी चीज फिल्टर है, यानी कि उसमें से 2 चीजें अलग होगी। तो यहां पे भी जो है इसका ऊपर का भाग 2 भागों में बटा होता है, उसे फिल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऊपर का होठ बीकानेरी वाले में 2 भागों में बटा होता है, जो फिल्टर्स कहलाता है, बीच वाला भाग। ठीक है, सिर कैसा होता है? गुंबदाकार, और आंखों के ऊपर दशाओं गड्ढे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इतना क्लियर इमेज नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मार्क करके नहीं बता सकता, लेकिन ध्यान रखना है कि बीकानेरी ऊंट के ऊपर दसाव, आंखों के ऊपर दसाव गड्ढे पाए जाते हैं। आंखों, कानों और भौहों पर बाल पाए जाते हैं, जिन्हें जीपराज कहते हैं। कहां पे? आंखों पे। ठीक है, और कहां? कानों पर, और कहां? भौहों पर। अब कोई आदमी भी दिख जाए ऐसा, तो उसको मत कह देना जाके कि इनको तो जीपराज कहते हैं, नहीं, वो जापराज कर देगा आपके। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, देखो आदमी है, ठीक है, इंसान, उसको जाके कह दिया कि आपके यहाँ कानों पे बाल पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें जीपराज कहा जाता है, और ये बढ़ जाए। ठीक है, ऊंट ने कह सको। ठीक, तो ऊंट की आंखों, कानों पर और भौहों पर, बीकानेरी ऊंट पे जो बाल पाए जाते हैं, उन्हें जीपराज कहा जाता है। 2 चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है, एक तो क्या? जीपराज बीकानेरी ऊंट में, और एक क्या ध्यान रखोगे? फिल्टरस। क्या? फिल्टरस। तो फिल्टर्स तो है होठ के बीच वाले भाग को कहा जाता है, जो 2 भागों में बटा होता है। जीपराज इसके जो एक्स्ट्रा जैसे बाल होते हैं आंखों पे, भौहों पे, कान पे, उन्हें कहा जाता है जीपराज। याद होगा? ले स्क्रीनशॉट। बस पढ़ाई को जो है इजी वे में लेके चलो। जितना तनाव लोगे ना, उतनी पढ़ाई बोझ बनेगी। और जितना इजी वे में, देखो ये हल्के भूरे रंग का आ गया, मैंने कहा था ना, पीछे गहरे भूरे रंग का था, ये हल्के भूरे रंग का आया। ठीक है, देखो है कौन सा? जैसलमेरी। अब जैसलमेर का है, यानी कि कौन सा क्षेत्र आ गया? थार का मरुस्थल, पश्चिमी। ठीक है, थार क्षेत्र में जैसलमेर में पाया जाता है। और जैसलमेर के आसपास तो सबसे ज्यादा है ऊंचाई इसकी 7 से 9 फीट। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7 से 9 फीट तक होती है। और रंग कैसा है? हल्का भूरा। देखते ही पता चल रहा है चित्र में, पिछले वाले से मुकाबला करोगे तो देखते ही पता चल रहा है कि इसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। शरीर छोटा, पतला, कान छोटे व पास पास होते हैं। देखो कान मतलब ज्यादा कान की दूरी नहीं होती, 2 कान जो है वो पास पास होते हैं। ये शरीर पतला, छोटा वगैरह कम पूछते हैं। ठीक है, रात्रि में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ, रात्रि में 100 से 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। अब रात्रि में क्यों? क्योंकि ऊर्जा बचती है। ठीक है, रात में रेत वगैरह ठंडी होती है ना, तो ये कंफर्टेबल होता है। तो ये जो है 100 से 140 किलोमीटर यात्रा कर लेता है। कारण क्या है? क्योंकि ऊंट की ये नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। रेगिस्तान कैसा होता है? दूर दूर तक जाना पड़ता है, जहां आसपास तक, मतलब आसपास में कोई भी ऐसा स्टे करने लायक क्षेत्र मिलता नहीं है। तो दिखती बात है, लाजमी है कि लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। तो 100 से 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेता है रात्रि में, और भारतीय सेना के लिए यह उपयुक्त है। ठीक है, जो ऊंट वाली जो बटालियन होती है ना, वो उसके लिए उपयुक्त है। ऊंट की बटालियन एक बनाई थी बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने, गंगा रिसाला। आज मैंने इसमें फैक्ट भी शामिल किया है,
ऊंट महोत्सव से संबंधित, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो करवा रखी क्लास, ये तो रिवीजन क्लास है, फिर भी ले लो चलो। हाँ, अब आए भाई साहब मेवाड़ी ऊंट। दिखता कैसा है? थोड़ा थोड़ा मेरे को जैसलमेरी ऊंट जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसका भी रंग जो है उसके जैसा ही है, हल्का भूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शक्ल थोड़ी सी देखोगे ना ध्यान से, तो शक्ल थोड़ी सी अलग है। कोरियाई और चाइनीज में जितना फर्क होता है उतनी ही इनमें फर्क मुझे नजर आता है। ठीक है मेरे ये सोच ही है, जानवर मेरे को सारे एक जैसे, ऊंट कह दो सब, लेकिन नस्लें अलग अलग होती है। बकरी की नस्ल पढ़ाने के बाद में इतनी तरह की बकरियां देगी, मैं डिसाइड नहीं कर पाता ये बकरी कौन सी है। ज्यादा दिमाग लगाता हूँ तो दिमाग की नसें खिंचती, मैं जान दू। अपने को जो है बता दिया है लक्षण सारे, स्टूडेंट को याद है, अब उनको पहचाननी है। ठीक है, चलो। मेवाड़ी ऊंट, मूल स्थान पंजाब है इसका, है मेवाड़ी। ठीक है, और मूल स्थान कहाँ है? पंजाब। देखो विशेषताएं, अरावली पर्वतमाला और उदयपुर के आसपास पाया जाता है, तो मेवाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि मेवाड़ में। और क्या विशेषताएं हैं? मतलब ये तो हो गया वितरण इसका। ठीक है, मध्यम आकार होता है, हल्का भूरा, सिर बड़ा और भारी होता है, सिर बड़ा और भारी होता है इसका। ठीक है, नीचे का होंठ लटका हुआ होता है। देखो यहां क्लियर पता चल रहा है एकदम चित्र के अंदर कि इसका नीचे का होंठ जो है लटका हुआ होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी इसका मतलब मेवाड़ी ऊंट है। बाजार में कई बार जो है ऊंट गाड़ी के बंधे हुए होते हैं, उनके ये इसके तो कम लटका हुआ, उनके तो बहुत लटका हुआ है, यानी वो पक्का मेवाड़ी होगा, पक्का मेवाड़ी ऊंट है इसका मतलब, है ना। हाँ, नीचे का होंठ मेवाड़ी ऊंट के लटका हुआ होता है। औसत चाल 3 से 5 मील प्रति घंटा, नॉट किलोमीटर। किलोमीटर और मील में फर्क है। ठीक है, ये क्या है? एक मील में कितने होते हैं? देखो, एक समुद्री मील अलग होता है और भौतिक मील अलग होता है। 1.6 होता है समुद्री मील, तो 1.8 होता है, और ये 1.6 होता है किलोमीटर एक मील में। ठीक है, चलो समझाएंगे कभी, कोई नहीं, अभी लोड नहीं लेना। वजन ढोने एवं खेती में क्या होते हैं? ये उपयोगी होते हैं। कयो है भाई साहब? मेवाड़ी ऊंट है। क्यों है? मेवाड़ी ऊंट, और मूल रूप से पंजाब का है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो कितनी, मतलब हमारे जो डिजाइनर है ना प्रवीण जी, वास्तव में डिजाइनों में जान डाल देते, जीवित कर देते हैं इनको। और जब ये पुस्तक के रूप में आप लोगों को मिलेगी रंगीन ऐसे के ऐसे, तो यानी कि आप लोगों के और भी 5-6 खिल उठेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब जीजीडी फैक्ट वाली किताब आप लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज दिन तक ऐसी किताब नहीं मिली होगी, ऐसा संकलन नहीं मिला होगा। और ये वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे दे रखी है। ठीक है, किताब फैक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, लेकिन यहां पे टेलीग्राम पे आपको ये सारे फैक्ट हमने उपलब्ध करवाए, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप डायरेक्ट पढ़ो। ठीक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब किताब उन लोगों के लिए सुविधाएं हैं जिनको एक साथ चाहिए कि हाँ हमें तो एक ही जगह और ऑफलाइन पढ़ना है, हमें जो मोबाइल में ज्यादा नहीं देख पाते उनके लिए। अब कब आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में मत पूछना, मैं खुद बताऊंगा। 500 कह रही हूं, जीजीडी फैक्ट वाली किताब कब आएगी, कैसे आएगी, कितने में आएगी, क्या उसकी जानकारी है, मत पूछना, मैं अपने आप बताऊंगा जब हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता रहता हूं, और जो जानकारी होगी वो खुद दूंगा। ठीक है, आपको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं पूछ लो जानकारी मिलेगी नहीं। ठीक, चलो देखो, ऊंट उत्सव कह दो, चाहे कह सको थे महोत्सव। ठीक है, 2024 ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयोजन कब हुआ इसका देखो, 12 से 14 जनवरी 2024। इस पूरे फैक्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 12 से 14 जनवरी 2024 को आयोजन हुआ है। आयोजन कहां हुआ? बीकानेर में। या आपको यह पूछ ले कि ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो बीकानेर में। थीम इसकी क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, बीकानेर सेना के पास गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉप थी जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये गंगा रिसाला किसने बनाई थी? तो गंगा सिंह जी ने। ठीक है, गंगा सिंह जी बीकानेर वाले। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यानी 2024 वाला जो है
वो ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी घोषणा की गई है। वो दोनों इंपॉर्टेंट। अब यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है, प्रश्न आप लोगों के यहां से देखने को मिलेगा इस चीज में से, या तो आप लोगों के बनेगा कि भैया कब हुआ, या फिर इसमें से 2024 वाला जो ऊंट महोत्सव है उसमें मिस्टर बीकाना का खिताब दिया गया श्रीकांत व्यास को, ठीक है। मिस मरमन का दिया गया हर्षिता मारू को, मिसेज मरमन का दिया गया आशा आचार्य को, और ढोला मरमन का दिया गया सूर्य कुमार पुरोहित। किसे? सूर्य कुमार पुरोहित। फिर से कह रहा हूं मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना पार्ट बी में ऊंट महोत्सव, क्योंकि ऊंटों की बात चल रही है इसलिए लेके मैं वापस कर आ रहा हूं। फैक्ट के रूप में भी दे दिया था ये आप लोगों को, कौन सा 190वां फैक्ट था, ठीक है। लेकिन यहां से इस चीज में से आप लोगों को निश्चित रूप में आगामी एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाता हूं ना, वो प्रश्न तकरीबन देखने को मिलते ही है संगणक एग्जाम में। एक छोरो के गुरुजी क्या ऐसी, मतलब क्या आपको पता है कि वहां से प्रश्न बनता है? भैया ये अनुभव चीजें ही ये होती है। अब एग्जाम मान लीजिए 2-4 महीने बाद होगा, यह अनुभव है इसीलिए इंपॉर्टेंट छटवाया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान देना है, ये है इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी देखो, वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य राजस्थान ही है, नस्लें गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, अलवरी, कच्छी, सिंधी आदि। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? जोहड़बीड़। इसके भी लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। स्थापना इसकी कब हुई है? 5 जुलाई 1984, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी, ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। और ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल टोंक था, कर देना, ठीक है, जहां पे 2014 के बाद में रोक लग गई। 2014 के बाद में पशुवध अधिनियम जब आया उसके बाद में रोक लग गई। तो ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। होगी। चलो अब आ जाते हैं अपन मुर्गे पे। ज्यादा लंबी तो क्लास नहीं होगी, तकरीबन मान के चलो 40-45 मिनट की होगी, क्योंकि मुर्गों में अपन ज्यादा समय लेंगे नहीं। लेकिन यह है कि ऊंट और मुर्गी दोनों का इसी में रिवीजन हो जाएगा आपके, ठीक है। मुर्गियों की विभिन्न नस्लें देखो, पहले फिर बता रहा हूं कि मुर्गियों में आप लोगों को देसी और विदेशी अलग अलग ध्यान में रखनी, खास तौर पे तो प्रश्न बनता है ये, ठीक है। कुक्कुट प्रबंधन में आप लोगों के फिर उनको पालने की वो व्यवस्था और उनके पिंजरे कैसे होते हैं और ये चीजें भी आती है पढ़ने में। लेकिन इसके अंदर इस क्लास में अपन नस्लें पढ़ने वाले हैं। नस्लों में ये इंपॉर्टेंट है, देसी कौन सी, विदेशी कौन सी, फिर कुछ विशेषताएं भी देख लेंगे। तो देखो भारतीय देसी नस्लें, ठीक है। देसी नस्लों में असील, चटगांव, कड़कनाथ और गाग, ठीक है। यानी कि चटगांव का असील कड़क घाघ है, ठीक है। चटगांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है असील, वो कड़क घाघ है, ये याद रख लेना। भारतीय याद रखो, विदेशी फिर अपने, विदेशी तो नाम ही ऐसे होते हैं जो ध्यान रखेंगे। क्या याद रखोगे? चटगांव का असील कड़क घाघ है, ठीक है। फिर देखो एशियाटिक नस्लें, एशियाटिक में आ जाएगी ब्रह्मा, कोचिन और लैंगसेन, ठीक है, ये एशियाटिक है। इंग्लिश नस्लों के अंदर कॉर्निश, कार्निस या कॉर्निश भी कहते हैं इसे, रेड कैप, अब इंग्लिश शब्द आते ही पता चल जाता है कि ये इंग्लिश नस्लें हैं, और ससेक्स, ठीक है, तो ये भी इंग्लिश नस्ल है। मेडिटेरियन नस्लें, इसमें आ जाएगी आपके लेगहॉर्न, मिनाका और एनकोना, देखो नाम ही कैसे है ना, विदेशी। फिर देखो अमेरिकन नस्लें, तो इसमें आएगी रेड आयरलैंड रोड, न्यू हैम्पशायर और प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है। ये प्लाईमाउथ रॉक जो है ये थोड़ी सी चितकबरी टाइप की होती है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये चीजें हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ना ये फर्स्ट वाली है लाइन, इसको आप इंपॉर्टेंट करना। बाकी में मतलब नहीं भी हो रही है याद तो लोड नहीं लेना है, जो मैं डिटेल वाली आपको अभी करवाऊंगा उसमें से आपको ध्यान दे देना, ठीक है। चलो हाँ, ये है आप लोगों के हीरोइन असीन, ठीक है, ये है हीरोइन असीन, है ना एक हीरोइन। नरसा ने, भाटी सर ने भी इस तरीके से बताया था आप लोगों को कि असीन हीरोइन है, उस तरीके से ध्यान रख लेना।
तो ये है आप लोगों के हीरोइन असीन, ठीक है। और नाम क्या है, इनो असील, ठीक। हैदराबाद के आसपास, ये कहां की मूल रूप से इसकी उत्पत्ति या मूल स्थान कहां है, हैदराबाद, साउथ इंडियन है भैया, ठीक है। हैदराबाद के आसपास विशेषताएं क्या है कि लड़ाकू नस्ल है। अब मुझे बताओ कि साउथ की कौन सी पिक्चर है जिसमें लड़ाइयां नहीं होती। लड़ाइयां भी भैया ऐसी दर्जे की होती है कि मुक्का तो छोड़ो, एक अंगुली मार दे तो आदमी 3 गुलामटी खाता है, ऐसी लड़ाइयां होती है। बोलो, मैं सोचता हूं कि हीरो में इतनी पावर साउथ में आती कहां से है, ठीक। मतलब सामने देखे गाड़ी गाड़ी पलट जाती है, ऐसी होनी चाहिए ताकत, है कि नहीं, ठीक। तो ये यहाँ पे लड़ाकू नस्ल है, तो साउथ की है भैया। कलंगी और कान छोटे होते हैं, क्यों छोटे क्या भाई, लड़ाकू नस्ल है, सामने वाले मुर्ग को तोड़ दे तो, ठीक। तो कलंगी और कान छोटे होते हैं, चमकीले और लाल होते हैं, मांस अधिक और अंडों का उत्पादन कम होता है। तो जो नस्लें मांस उत्पादन के लिए पाली जाएगी वो अंडे ऑब्वियसली कम देगी, जो अंडे उत्पादन के लिए होती है उससे मांस की प्राप्ति कम की जाती है। नर का वजन 4.5 किलो के लगभग, और मादा जो होती है वो 3 से 4 किलो के लगभग होती है। वजन वाले तो शायद ही पूछे, बाकी ये नस्ल ध्यान रख लेना। हाँ भैया, कड़कनाथ, देखो कड़क काला है, ठीक है, यानी कि ये मुर्गा कैसा होता है, ये काला मांस इससे प्राप्त किया जाता है, ये कड़कनाथ है, ठीक है। कड़कनाथ परियोजना भी चली थी अपने यहाँ। मूल स्थान मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र, ये इसका मूल स्थान है। विशेषताएं क्या है कि इसकी मांस, कलंगी और जीभ काले रंग की होती है। देखो, खुद भी काला है, कलंगी भी काली है और मांस भी काला होता है, और सबसे महंगा मांस मिलता है इसका, ठीक है। मांस स्वादिष्ट व सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है, और वजन नर का 1.5 किलो और मादा का 1 किलो। अब यहां पे देखो, यहां पे वजन 4.5 किलो के करीब था यहाँ, ठीक है, और यहां पे वजन कितना है, 1.5 किलो के करीब है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है इसके मांस में। और ये ध्यान रखना कि कड़कनाथ, यदि काला मांस पूछा जाए, ठीक है, काला मांस पूछा जाए तो आप लोगों को कड़कनाथ ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ भैया, ये असील के जैसी दिखने वाली है, यानी कि असील के जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, इसका नाम है चटगांव नस्ल, ठीक है। अब चटगांव कहाँ है, पूर्वी भारत, अपन ध्यान है बंगाल साइड है, ठीक है, तो कहाँ है, पूर्वी भारत के अंदर, ठीक है। विशेषता है मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल है ये, देखो कितनी हाइट, देखो पैर भी तो देखो कितने बलिष्ठ मजबूत है, और सबसे ऊंची नस्ल इसको मानी जाती है। मलय चिकन के नाम से लगाओ, इंपॉर्टेंट, मलय चिकन के नाम से इसे जानते हैं। और कलंगी और कान छोटे व लाल चोंच, ठीक है, कलंगी और कान छोटे व लाल चोंच लंबी व पीली, ठीक है। यह द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी का मतलब है कि मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाएगी और अंडे उत्पादन के लिए भी पाली जाएगी। 4 किलो तो होता है नर का वजन, और मादा का 3.5 किलो, आधे किलो का लगभग डिफरेंस रहता ही है। और आगे रोड आइलैंड रेड, मूल स्थान अमेरिका, है ही विदेशी, ठीक है। लेगहॉर्न और एशियाटिक के संकरण से है। अभी अपन ने जो आगे नस्लों वर्गीकरण देखा था उसमें से ही ध्यान रखना है कि लेगहॉर्न और एशियाटिक के संकरण से इसे उत्पन्न किया गया है। आयताकार शरीर और पीठ समतल उभरा हुआ सीना, ठीक है, देखो पीठ समतल होती है। देखो अब यहाँ पे यदि देखोगे ना तो पीठ समतल नहीं है, यहाँ पे इसकी पीठ समतल है, सीना उभरा हुआ है। जैसे कार्टून पिक्चरों में मुर्गे आते हैं ना, यूं सीना चौड़ा करके चलते हैं, वैसे इसका भी सीना उभरा हुआ है और आयताकार शरीर होता है, ठीक है। अब कभी तो ध्यान दिए होगे मुर्गा माते कि मुर्गे भी इतने तरह के होते हैं, अपने बहुत सारे एक जैसे दिखते थे, लेकिन अब नस्लों को जब पढ़ते हैं तो अलग अलग ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नर का वजन 3.8 किलो और मादा का 3 किलो के समतंग होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसा इसका नाम है व्हाइट लेग हॉर्न, यानी कि देखो सफेद जग मुर्गो है, ठीक है, कैसा है, सफेद जग। मूल स्थान इटली, इटली की जैसे कोई हीरोइन आई है, बिल्कुल गोरी। भारत में 1930 के अंदर यहां पे जाना जाता है, ठीक है। क्रियाशील, साफ सुथरे, सफेद रंग, चोंच और पैर जो होते हैं वो पीली होती है इसकी, ठीक है। चोंच देखो पीली है और पैर भी पीले हैं, बाकी सफेद जग है एकदम, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए ये पाली जाती है और उत्पादन लगभग 300 अंडे प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष लगभग 300 अंडे इससे प्राप्त किए जाते हैं। फिर देखो रेड कार्निस, ये इंग्लैंड की है मूल रूप से मुर्गी। असील और इंग्लिश लड़ाकू के संकरण से इसे प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें भी डिजाइन है बहुत शानदार, ठीक है ना। तो असील और इंग्लिश लड़ाकू के संकरण से कंधे दूर, सीना चौड़ा उभरा हुआ और मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। ये भी अभी लगभग पीछे पड़ी उसके जैसी है, सीना उभरा हुआ। अब जिसका सीना उभरा हुआ उसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। किसमें? मुर्गों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। रेड कार्निस और ऊपर वाली है व्हाइट लेगहॉर्न, यानी व्हाइट तो व्हाइट ही है, ठीक है। ये रेड कार्निस और ये है प्लाईमाउथ रॉक, चितकबरा है। देखो कलर कैसा है, चितकबरा। ऐसे तो अपने यहाँ तो आसपास हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलते, ये सारे विदेशी नस्लें नहीं देखने को मिलती, यहाँ तो देशी ही देखने को मिलती है। मूल स्थान इसका अमेरिका। आकार बड़ा, शरीर चौड़ा, त्वचा व टांगे पीली और ये कह सकते हो कि चितकबरा। कलर कैसा है? चितकबरा। मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। वजन मेल का 4.3 और मादा का उल्टा कर दो 3.4 केजी, ठीक है। किसका है? किसका वजन? प्लाईमाउथ रॉक, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट। ये जो फैक्ट है वो फिर ऊंट से रिलेटेड आ गया, यानी कि ये है उस्ता कला। बीच में मुर्गे अपन ने पढ़ लिए हैं, मुर्गों में खास तौर पे नस्लों के नाम ध्यान में रखने हैं बस, ठीक है। कि निम्न में से प्रश्न कैसा बनता है मैं बताऊं, निम्न में से कौन सी नस्ल मुर्गे की नहीं है या मुर्गी की नहीं है या है, बस ये प्रश्न बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। अपन ने विशेषताएं पढ़ी है, याद रहे जितनी भी अच्छी बात है। अब देखो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जीके की क्लास में भी इसे करवाया, बार बार मैं करवा रहा हूं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहलाती है उस्ता कला। यहां पे ऊंट की खाल पर जो आप चित्रकारी देख पा रहे हो, ये उस्ता कला कहलाती है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो देखो ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला कहलाती है उस्ता कला। जितने भी नए विद्यार्थी है ध्यान से देखना है, ठीक है। इसे मुनत्ती कला भी कहा जाता है। मूल रूप से ये कहां की है, तो मूल रूप से इसका उद्गम पर्शिया ईरान से माना जाता है। कहां से माना जाता है? पर्शिया ईरान। पर्शिया ईरान से लाहौर, लाहौर से फिर राजस्थान में आई। यह कला राजस्थान के बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहां हुआ? बीकानेर। बीकानेर के शासक राय सिंह और अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए। अब दिमाग में आता है ना, डायरेक्ट पढ़ लिया होता कि पर्शिया की कला है और लाहौर यहां पे लाए अपने बीकानेर, तो कहां की है? ऑप्शन में मतलब ये भी आ गया कि राजस्थान में कहां से आई, तो ऑप्शन में ईरान भी आ गया, लाहौर भी आ गया। तो ये ध्यान रखना, पर्शिया से लाहौर, लाहौर से फिर राजस्थान, मतलब भारत, भारत से फिर आ गई राजस्थान के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आई है। बीकानेर का कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान के प्रथम निदेशक हिशामुद्दीन उस्ता थे। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित रहे हिशामुद्दीन उस्ता साहब, जिन्हें उस्ता कला के जादूगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 15 अगस्त 1975 में की गई। कहां पे है? ये देखो बीकानेर। प्रमुख उस्ता कला कलाकार हिशामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता और कादर बख्श उस्ता, ठीक है। ये सब जो है ये उस्ता कला के कलाकार है। 2023 में इसे जीआई टैग मिला है उस्ता कला को। और उस्ता कला को सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाले जो कलाकार थे वो कादर बख्श उस्ता थे, यानी सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाई वो कादर बख्श उस्ता थे, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई और पद्मश्री प्राप्त जो थे वो हिशामुद्दीन उस्ता थे, ठीक है, जिन्हें उस्ता कला के जादूगर कहा जाता है। मोहम्मद हनीफ उस्ता ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया है और हिशामुद्दीन उस्ता को 1986 के अंदर पद्मश्री से अलंकृत किया गया। किस लिए? उस्ता कला के कारण। अब इससे एक प्रश्न उस्ता कला में बाहर नहीं जा सकता। दिस इज द पावर ऑफ जीजीडी फैक्ट, ठीक है। ये है जीजीडी फैक्ट की पावर। तो ये चीजें हैं साथियों जो हम आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं और आप लोग जो है हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन और सपोर्ट करें यही उम्मीद करते हैं। और आज की क्लास में भी यही और इतना ही। थंबनेल पे आप लोगों को दिखेगा मेगा क्लास, मेगा ही है। यदि इसके नोट्स बनाने बैठोगे, हमें स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप भी नोट्स बनाने बैठोगे इसके तो 1.5-2 घंटे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां बिना टेक के बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बिना बातचीत के, सिर्फ क्लास पे फोकस रहते हुए इसे 40 मिनट में अपन ने लगभग पूरी कर दी है।
यानी कि ये है वैसे 1 घंटे 40 मिनट की, ये मान के चलना। आप नोट्स बनाओगे तब पता चल जाएगा। और ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए है, बता दिया है। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।